So we'll go ahead with next question, that is question number 24th. As I told you, हम लोग selected questions ही solve करने वाले हैं because of time constraint. तो question number 24th, last but one bend, ध्यान यहाँ पे. Good. A uniform string of length 20 meter is suspended from a rigid support. एक uniform string है जिसका length 20 meter है, it is suspended from rigid support. A short wave pulse is introduced at its lowest end. तो एक transverse pulse introduce किया at the lowest end. It starts moving up the string. The time taken to reach the support is. So you have a uniform string of length 20 meters. हमारे पास एक uniform string है of length 20 meters. इसके नीचे हमने एक string लगा दिया. Rigid support के नीचे हमने एक string लगा दिया, ऐसा बोला है. तो uniform string of length 20 meters suspended from rigid support. A short wave pulse is introduced at its lower end. यहाँ पे एक pulse तुमने introduce किया. It is now traveling up. तो आपको पूछा है the time taken to reach the support is. सबसे पहले this is the length L. Then they are asking you the time taken to reach the rigid support, मतलब the distance कितना travel हुआ L. तो time taken to travel the distance L is. कैसे solve करोगे? How to solve this question? How will you solve this question? अरे मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो 8, 9, 10th में सीखा है तुमने. ये 8, 9, 10th का बेसिक लगने वाला है. हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम फॉर द वेव टू रीच फ्रॉम लोअर एंड टू रिजिड सपोर्ट? हाउ डू यू फाइंड टाइम? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो व्हाट इज टाइम? Speed is distance upon time. So what is time? Distance upon speed. बराबर. Good. What is speed of transverse wave on a string? Root of t by m, where m is linear mass density. Correct? पक्का? Good. What is tension? What is tension? What is tension? Tension is m into g, where m is the mass of the string. Where m is mass of the string. Do you know? Of course you should know. This small m is mass per unit length. So mass is mass per unit length into length. Therefore T equals to L upon root of mg. What is m? ml. और साथ में कौन है? g. और नीचे क्या है? m. mm क्या हो गया? कैंसिल हो गया. बराबर. mm कैंसिल हो गया. तो यू हैव t इक्वल्स टू l अपॉन रूट ऑफ lg. तो रूट ऑफ lg, इसको रूट के अंदर लाता हूं तो l स्क्वायर. तो t इक्वल्स टू l बाई जी का रूट. लेंथ कितना है? 20. लेंथ इज 20 और g की वैल्यू 10. तो टाइम कितना होगा? √2 सेकेंड होगा. चेक करो पहले आंसर. √2 सेकेंड ऑप्शन नंबर सी है क्या 24 का? यस, नो, यस. बी है. ओके, बी है. तो 2√2 है. तो 2√2 है तो बताओ गड़बड़ कहाँ है? व्हाट इज रॉन्ग? तो देयर आर सम क्वेश्चंस जिसमें तुमने छोटी सी गलती कर दी, तुमको गलत आने वाला आंसर भी ऑप्शन में दिया होगा. तो +4 की जगह पे -1 हो सकता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड गलती कहाँ बताता हूँ मैं. फॉर्मूला में गलती नहीं है. गलती है कि तुम जब ये पूरा सॉल्व कर रहे हो तो तुमने यहाँ पे वेलोसिटी को कांस्टेंट अज्यूम करके रखा है. वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट मे बी एन एक्सेलरेटिंग वेव. तो यहाँ पे जो तुमने कैलकुलेशंस किए, इट इज बाय अजम्पशन दैट द स्पीड ऑफ द वेव फ्रॉम लोअर एंड टू अपर एंड इज कांस्टेंट. दैट मे नॉट बी द केस. ऐसा होगा ही हम नहीं बोल सकते. तो फिर क्या करेंगे? फिर एक काम करेंगे, पहले v फाइंड करेंगे. अंडर रूट ऑफ t बाई m. राइट. व्हाट इज t? t इज mg अपॉन m. व्हाट इज स्मॉल m? इट इज मास पर यूनिट लेंथ. तो लेंथ को मैं सिर्फ अभी x बोलता हूँ क्योंकि मुझे डेरिवेटिव में ना
डिनोमीटर में एल लिखना आई डोंट लाइक, आई अवॉइड इट, तो लेंथ को मैं एक्स बोल रहा हूँ, बस इतना ही कर रहा हूँ मैं। तो व्हाट इज मास m इंटू एक्स, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम एक्स जी अपॉन एम हो गया कैंसल आउट, कैंसल आउट, तो आपको मिल गया v स्क्वायर, v इज रूट ऑफ जी एक्स, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू जी एक्स। वी स्क्वायर जानबूझ के किया, मुझे डेरिवेटिव लेना है इसके लिए। नाउ यू हैव टू थिंक how do what is acceleration, is it dv by dt? yes, but v t पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, तो चेन रूल अप्लाई करके हम लिख देंगे dv by dx और dx by dt। यू नो dx by dt v होता है, पता है ना, v होता है, तो ये v हो गया और ये dv by dx, मतलब तुमको यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो a इक्वल्स टू v इज ऑफकोर्स gx और dv बाई डी एक्स। तो एक काम करता हूँ ना, मैं पहले dv बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ। तो आई हैव v स्क्वायर इक्वल्स टू जी एक्स, व्हेन आई टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, पक्का, गुड। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर, इट इज 2v dv बाई डी एक्स, 2v dv बाई डी एक्स, g कांस्टेंट था, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो व्हाट इज v dv बाई डी एक्स, g बाई टू, g बाई टू, तो v डी बाई डी एक्स इज g बाई टू, याद रखना। और ये खुद कौन है, a है, तो रिमेंबर दिस, आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, गुड। देन what you wanted to find out is time. What is time? How do you find out time? Do you remember s equals to, if you remember, ut plus 1/2 at square। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है और डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया वेव ने, x डिस्टेंस ट्रैवल किया, इनिशियल स्पीड जीरो था, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, a की जगह पे g बाई टू आएगा, g बाई टू टी स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4x बाई जी, बराबर है, बराबर है, तो t इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ x बाई जी, x मतलब लेंथ था 20 और ये था 10, तो आंसर है 2 रूट 2। तो गलती ये थी कि तुमने वहां पे वेलोसिटी को कांस्टेंट अज्यूम कर लिया था, कहीं नहीं बोला है that the wave is traveling with constant velocity up the string, so you may get answer root 2 if you treat velocity as constant, मतलब no acceleration, but if you do not treat it as constant velocity, you have acceleration, you have different answer। तो फाइनली आंसर क्या आया फिर, ऑप्शन बी। So we'll go ahead with question number 27 now। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा क्वेश्चन है। While measuring the speed of sound by performing a resonance column experiment, a student gets the first resonance condition। first resonance condition मतलब fundamental होता है, first resonance condition of the fundamental frequency at a column length of 18 centimeter during winter, repeating the same experiment during summer, she measures the column length to be x centimeter for the second resonance मतलब first overtone, that is three times of fundamental frequency, right? Then x मतलब length of the column is greater than 54, it is less than 54 but greater than 36, it is less than 36 but greater than 18, and it is less than 18। ऐसे चार ऑप्शन है। तो क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा आपको, यहाँ पे दो केसेस है, एक है केस 1 विच इज एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन समर, दूसरा है केस 2 व्हेन द सेम एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन विंटर, राइट। तो समर के केस में while doing the experiment पहला रेजोनेंस मिल गया एट अ लेंथ ऑफ कॉलम लेंथ ऑफ हाउ मच 18। तो इस केस में जो कॉलम लेंथ है ना वो 18 सेंटीमीटर का है, और पहला रेजोनेंस मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, v बाई 4l। विंटर के लिए बोला है, अच्छा
उल्टा है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम भी उल्टा कर लेते हैं इसको। वैसे इस केस में फर्क नहीं पड़ता, एनीवेज बता दो क्यों। ठीक है, अभी ठीक है ना, तो इट इज 4L। आई कीप द आंसर इन सेंटीमीटर ओनली, क्योंकि दे हैव सेड x सेंटीमीटर, राइट। तो इस केस में आ जाएगा v/4 इंटू हाउ मच 18, दैट इज v/54। तो 54 ऐसा कुछ दिख रहा है, करेक्ट है। नाउ इन समर द लेंथ ऑफ द कॉलम L डैश इज x एंड स्पीड इज v डैश। अब बोलोगे ऐसा क्यों? समर में और विंटर में साउंड का स्पीड सेम नहीं होता, क्योंकि मैंने परसों या कल के लेक्चर में बताया था दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंजेस विद टेम्परेचर, राइट v0 प्लस 0.620। तो इन समर्स द टेम्परेचर आर लिटिल हायर, तो स्पीड भी अलग होता है, स्पीड भी ज़्यादा होता है। लेकिन इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है एन डैश, वो है सेकेंड रेजोनेंस, और क्लोज पाइप का सेकेंड रेजोनेंस मतलब थर्ड हार्मोनिक। मतलब क्या? थर्ड हार्मोनिक मतलब क्या? थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक मतलब थर्ड 3 इंटू फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। व्हाट इज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी? v डैश बाई 4L, लेकिन एल 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 यहाँ पे क्या है? x है, 4x, राइट। गुड, पक्का, श्योर, ये पता होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, गुड। देन while measuring the speed of sound by performing a resonance column experiment, remember जब तुम एयर कॉलम में साउंड वेव प्रोपोगेट करते हो तो यू यूज सम ट्यूनिंग फोर्क, और उन्होंने बोला है रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट, मतलब ट्यूनिंग फोर्क सेम था। ट्यूनिंग फोर्क सेम था मतलब ये दोनों के दोनों फ्रीक्वेंसी सेम थे, इसका मतलब n इक्वल्स टू n डैश था। इसका मतलब v/54 इज 3v डैश बाय 4x, करेक्ट, पक्का, श्योर श्योर, 100%। तो यू हैव x इक्वल्स टू 3/4 इंटू 54 इंटू v डैश बाई v, बराबर, गुड। अब बताओ व्हाट विल बी योर आंसर? ग्रेटर देन 54, व्हाई? Okay, so v dash by v dash is greater than v, so v dash by v is greater than 1. But what about this factor 3/4? ये 3/4 जो फैक्टर है ये परेशान कर रहा है ना, तो इसका क्या करोगे? This is troubling. मैंने गलत लिखा है। I write few things intentionally wrong because I want you pay attention. I have written something wrong. What is 18 forza? यहीं से समझ में आता है मेरे को तुम कितना ध्यान दे रहे हो, और मैं ऐसा जानबूझ के करता रहता हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि आई नीड टू नो इफ यू आर पेइंग अटेंशन। हाउ मच इज दिस? नाउ इट इज 54। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि x इज 54 v डैश बाई v, बट v डैश बाई v इज ग्रेटर देन 1, therefore x is greater than 54, ऑप्शन ए। So we'll jump to home based JEE main questions, क्योंकि उसमें सारे डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कम एंड आस्क, नो प्रॉब्लम विद दैट। पहला क्वेश्चन, अ सोर्स ऑफ साउंड इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर स्टेशनरी, लिसनर स्टेशनरी, न्यूमरेटर में v दिखेगा, नीचे v/s दिखेगा। डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। The frequency of the sound heard by the observer is 3 times the original frequency. The apparent frequency is 3 times of the original frequency. The velocity of sound is v. The speed of source will be. The source of sound is traveling towards a stationary observer. N dash equals to, where N dash is apparent frequency,
VS और यहाँ पे N इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और डिस्टेंस कम हो रहा है, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, दैट इज द आइडिया। और N डैश को इन्होंने बोला है 3 टाइम्स ऑफ N, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from 1 and 2 you have, from 1 and 2 you have 3n equals to V upon V minus Vs into N। एन हो गया कैंसिल। तुमको पूछा था सोर्स का स्पीड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3v माइनस 3vs इक्वल्स टू v, करेक्ट। ये इधर आया तो 2v इक्वल्स टू 3vs, तो vs चाहिए था तुमको, तो इट इज 2/3v, 2/3 ऑफ v, 2/3 ऑफ v, ऑप्शन नंबर ए। तो डॉपलर इफेक्ट के जो क्वेश्चंस है दे आर प्रीटी सिंपल। आगे जाके एक दो क्वेश्चंस आएंगे, सम गुड लेवल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train moves towards a stationary observer, listener, stationary towards से सेम फॉर्मूला लगेगा, with speed of 34 मीटर पर सेकेंड। तो सोर्स का स्पीड 34 मीटर पर सेकेंड है, एंड द ट्रेन साउंड्स अ व्हिसल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज f1। तो ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी है पहले केस का। इफ द ट्रेन स्पीड इज रिड्यूस्ड टू 70 मीटर पर सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड इज f2। If the speed of sound is 340 meter per second, then the ratio of f1 by f2 is। सिंपल सा क्वेश्चन है, केस 1 केस 2 दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, n डैश इक्वल्स टू v अपॉन v माइनस vs इंटू n, बराबर, पक्का पक्का, श्योर। लिस्टनर स्टेशनरी था, सोर्स मूविंग है, टूवर्ड्स है, डिस्टेंस कम हो रहा है। अब केस 1 केस 2, केस 1 में फ्रीक्वेंसी हर्ड इज f1, तो v माइनस 34, क्यों 34, पहले केस का स्पीड कितना था 34, गुड, एंड फ्रीक्वेंसी ये ओरिजिनल वाला है। केस 2 में भी कंडीशंस तो सेम है, ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स, सो फ्रीक्वेंसी हर्ड इज f2 एंड द स्पीड इज 17, बाकी तो कुछ चेंज नहीं होगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सेम ही था। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आपको बोला है रेशियो ऑफ f1 बाई f2, तो 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो v माइनस 34 इंटू एन अपॉन v माइनस 17 इंटू एन, तो vn हो गया कैंसल, एंड यू हैव f1 बाई f2 इक्वल्स टू v माइनस 17 अपॉन v माइनस 34, और आपको v की वैल्यू दी है 340 ही देना चाहिए, 340 ही है, क्योंकि 18 का 19 का हो जाएगा ये फिर, ओके, माइनस 17 और ये 340 माइनस 34, तो f1 बाई f2 कितना आ गया, हाउ मच इज दिस, 323 होता है ना, एंड हाउ मच इज दैट, 306 होता है ना वो, 306 17 18 जा एंड 19 जा, तो 19 बाई 18, 19 is to 18। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। police car at 22 meter per second chases a motorcyclist, chases, of course police car है तो पुलिस की कार के ऊपर सायरन होता है, तो सोर्स इज पुलिस एंड लिसनर इज मोटरसाइकिलिस्ट, तो सोर्स चेजिंग लिसनर, माइनस माइनस, फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस माइनस पता तो मतलब क्या। द policeman sounds his horn at 176 hertz, तो original frequency is 176 hertz, while both of them move towards the stationary siren of frequency 165 hertz. Calculate the speed of motorcyclist if it is given that he does not observe any beats। अच्छा क्वेश्चन है, नाइस, गुड क्वेश्चन। तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे दो सोर्सेस है, एक है पुलिस कार का सायरन, एक है स्टेशनरी सायरन, और लिसनर कॉमन है, दैट इज मोटरसाइकिलिस्ट। तो केस 1 में हु इज द सोर्स ऑफ साउंड,
source of sound is police car. And who is the listener? Of course, the motorcyclist. Listener is motorcyclist. मोटर लिख देता हूँ. But then in this case source is behind the listener, मतलब source chasing listener है. तो जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा उसको F1 बोल दो, apparent frequency n dash, इसको मैं नाम दे रहा हूँ F1 इक्वल्स टू, याद है क्या, V VL V VS और इनटू नेचुरल फ्रीक्वेंसी माइनस होता है, करेक्ट. देन आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला हुआ है? यू आर सपोज टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ मोटरसाइक्लिस्ट इफ ही डज नॉट ऑब्जर्व एनी बीट्स. तो इसका मतलब आपको VL फाइंड करना है. अब इसको ऐसे ही रखो फिलहाल, कीप इट लाइक दिस ओनली. देन केस टू ये वैल्यूज जो है ना, वैल्यूज, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं. लेट अस कीप V एज इट इज, V VL V VS. VS 22 था इस केस में, और व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 176. ठीक है. इक्वेशन 1. केस 2, हु इज द सोर्स? स्टेशनरी सायरन. And who is the listener? Again motorcyclist. और इस केस में listener is moving towards source, क्योंकि source तो stationary है, listener is moving towards. तो listener moving towards source. फ्रीक्वेंसी को F2 बोलता हूँ. सोर्स स्टेशनरी, नीचे भी आएगा, ऊपर V VL होगा, और ये जो फ्रीक्वेंसी होगा सायरन का n डैश, और ऊपर प्लस होगा, तो डिस्टेंस कम हो रहा है. न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. तो F2 इक्वल्स टू V plus VL upon V, and how much is this? 165. Now when they tell you कि no beats are heard, मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है. मतलब जितना फ्रीक्वेंसी पुलिस व्हीकल से आया उतना ही फ्रीक्वेंसी कहाँ से आया? सायरन से आया. बीट्स नहीं सुनाई दिए ना. बीट्स सुनाई कब देते हैं? जब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो. तो दिस इज बीट फ्रीक्वेंसी. अब बीट फ्रीक्वेंसी 0 है क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, सुनाई नहीं दे रहा है बीट्स, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब F1 इक्वल टू F2 है. व्हाट इज F1? V minus VL upon V minus 22 into 176 equals to, what is F2? V plus VL upon V 165, right? Factors? No, nothing. पक्का? अरे फैक्टर्स कुछ नहीं. हाँ, मैं सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, 1 मिनट. हाँ, नो, यस. 11:15 था, 11:16 था. You have to know this. What is 11:15 था? 11:10 is 110, 5 are 55, 110 and 55 is 165, and this is 16. Good. अब इसको सिर्फ सॉल्व ही करना पड़ेगा तुमको. You just have to solve this. बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? वो क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ और नहीं ध्यान में आ रहा. क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते थे, क्या ही फर्क पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लाई तो डिसमल्टीप्लाई है, ठीक है. थोड़ा कुछ और भी तो सोचना चाहिए ना. हाउ टू मेक थिंग्स सिंपल. कंपोनेंट डिविडेंडो, वेरी गुड. यू कुड एक्चुअली डू कंपोनेंट डिविडेंडो. व्हाट यू कैन डू इज, कर सकते हो, करना चाहो तो वो आपका कॉल है. इट्स परफेक्टली योर चॉइस. आप डिसाइड करो कैसे सॉल्व करना है. आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कर लो. V² माइनस VVL इंटू 16, वैसा करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. 16 को बाहर रखा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल टू 15 बाहर रखता हूँ, ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है V minus 22 V plus VL. This will be 16V² minus 16VVL. 15 बाहर रखो, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? V² plus VVL, VVL माइनस
22v और हाउ मच माइनस 22vl। करने जाओ ये सब सॉल्व, तो ये एक मेथड है। रुको रुको, ये मेथड आई विल नॉट रिकमेंड ऑफ कोर्स, बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा है कंपोनेंट डिविडेंड लो, यस, v प्लस वी एल अपॉन v माइनस वी एल। इसको यहाँ ले आए, बाकी सब वहाँ ले गए, ये इधर आया ना, इसको उधर ले जाओ। 16v अपॉन 15v माइनस 22। गुड गुड। अब बताओ क्या करोगे इसके बाद? कंपोनेंट डिविडेंडो। और भी एक मेथड है यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो। ओके, कंपोनेंटो डिविडेंडो। तो v प्लस वी एल न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी तुमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 16v 15v 22 10 to 20 और 5 1 330। 330 हो गए। इसको भी वैसा करना पड़ेगा फिर। 16v प्लस न्यूमरेटर अपॉन 16v माइनस ये हो गया आपका कैंसल, ये हो गया इधर ये कैंसल। ऊपर आया 2v, नीचे आया 2vn। यहाँ पे हो गया 15 प्लस 31v माइनस 330 अपॉन नीचे हो गया v प्लस 330। 2 हो गया कैंसल, 2 कैंसल हो गया। देन v बाई वी एल इक्वल्स टू, फिर वही सॉल्व करो, वी स्क्वायर प्लस 330v, वी स्क्वायर प्लस 330v इक्वल्स टू हाँ 31 वी एल माइनस 330। हाँ ठीक है, विथ 330 वी एल वो सब ठीक है, वो चलता रहेगा, प्रॉब्लम वो नहीं है, दैट इज नॉट द इशू। उसको मैं मल्टीप्लाई ही नहीं करता, इनफैक्ट आई शुड नॉट बी डूइंग इट, मुझे वी एल ही फाइंड करना है, इसको बाहर ही रख देंगे कॉमन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं तुमको कब से बोल रहा हूँ कि इसको तुम अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो। व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड? बताया है कुछ? बताया है? नहीं बताया? नहीं ना, तो उसके बिना सॉल्व कैसे होगा? 330 क्योंकि मैंने तुमको बोला था कि 330 लेना। अब यहाँ तक आना ही नहीं था तुमको। योर आंसर वॉज सॉल्व एट दिस स्टेप इटसेल्फ, यही सॉल्व हो गया था, इधर ही खत्म हो गया आंसर। कंडीशन है दैट यू शुड नो कि जब तुमको वैल्यूज नहीं दी हो स्पीड के तो 330 यूज करना। करके देखो, ये 16 भी है, थोड़ा ध्यान दो। हाँ, मे भी किसी को मेरा तरीका डिफिकल्ट लगे कैलकुलेशन का, ठीक है, लेकिन दिस इज एक बार तुमको प्रैक्टिस हो गया तो कुछ लगेगा ही नहीं। थोड़ा अच्छे से सोचो, v की वैल्यू क्या यूज करने वाले हो? 330 क्या यूज करने वाले हो? तो ये 16 इंटू 330 है, नीचे 15 इंटू 330 माइनस 330 है, मतलब नीचे 14 इंटू 330 है, क्योंकि v की वैल्यू क्या यूज कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो इसको मैं v लिख देता हूँ ना सीधा, इसको मैं सीधा v लिख देता हूँ ना, 15v माइनस v, तो नीचे 14v है। तो तुमको ये मिल गया 16/14, 16/14, v हो गया कैंसल, तो 14v प्लस 14vl इक्वल टू 16। 14 और इसको भी सिंप्लीफाई करना है, कर लो, इट इज 8/7। तो 7v प्लस 7vl इक्वल्स टू 8v माइनस 8vl। ये इधर आएगा 15 हो जाएगा, 15vl, ये उधर जाएगा v हो जाएगा, 8 में से 7 गया। तो व्हाट इज vl? इट इज v बाई 15। 22 आंसर कब से आ गया अपना? 330/15, 22 मीटर पर सेकेंड, 22 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब एक तुमको ट्रिक बताता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना था, दो सोर्स थे, एक था स्टेशनरी एक था मूविंग।
और बीच में मोटरसाइकिलिस्ट है, वो पुलिस व्हीकल से दूर जा रहा है और स्टेशन के पास में जा रहा है, उसको बीट सुनाई नहीं दे रहे हैं। बीट सुनाई नहीं देने का मतलब होता है जितना पुलिस कार का स्पीड है उतना ही उसका स्पीड है। हाँ नहीं, अंडर दिस कंडीशन यही आंसर आता है। तुम बाकी वैल्यूज के लिए भी प्रैक्टिस करके देख लो, यू विल गेट द सेम। ऐसा होता है। तो नॉर्मली नहीं, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस देखा ना मैंने, 11 डिफरेंस है और 22 है। ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 11 है और स्पीड इज डबल ऑफ द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी। तो वो देख के ही मैं बोल रहा हूँ आपको। तो अगर मान लो ये स्पीड 44 होता और यहाँ पे 22 होता, तो ये ट्रिक्स अंडर कंडीशंस होते हैं, नॉट ऑलवेज यू विल हैव टू लाइक, ये देखना पड़ेगा 11 फ्रीक्वेंसी डिफरेंस और स्पीड डबल है। तो ठीक है, नहीं तो सॉल्व करो, फिर सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जस्ट रिमेंबर, अवॉइड मेकिंग क्वाड्रेटिक्स। सिर्फ इतना नोटिस करना था कि जो वैल्यू थी 330 वो स्पीड ऑफ साउंड कंसिडर कर लो, क्योंकि बताया नहीं था स्पीड ऑफ साउंड। कोई कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, और ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के दिए जाते हैं सो दैट यू गेट स्टक। अगला क्वेश्चन, अ ट्रेन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन इज सोर्स स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। इट इज ब्लोइंग अ whistle at frequency of 1000 hertz, that is the real frequency. The percentage change in the frequency heard by a person. अच्छा, अभी यहाँ भी तुमको कंफ्यूज करने का कोशिश किया है। The percentage change in the frequency heard by a person. अब तुम सोचोगे कि परसेंटेज चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। व्हाट इज फाइनल वैल्यू? एपरेंट फ्रीक्वेंसी। इनिशियल क्या है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। एपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पर्सन मतलब जब ट्रेन तुमको अप्रोच कर रहा था और जब वो क्रॉस करके गया। तो जब अप्रोच कर रहा था वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी, और जब क्रॉस करके गया वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज है। इट्स नॉट द अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी माइनस द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अपॉन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू 100। नो, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रोच एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीड। इसमें परसेंटेज डिफरेंस कितना है। तो क्वेश्चन अगर नहीं समझा तो फिर गए। तो सबसे पहले दो केसेस हैं यहाँ पे भी। केस 1 इज व्हाइल द ट्रेन वाज अप्रोचिंग एंड केस 2 इज व्हेन इट वाज रिसीडिंग, इट वाज गोइंग अवे फ्रॉम द पर्सन। अप्रोचिंग के केस में, दोनों ही केस में लिसनर इज स्टेशनरी, क्योंकि कहीं नहीं बोला है दैट द लिसनर इज मूविंग, इट इज स्टेशनरी। ओके, तो अप्रोच के केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी को मैं वापस F1 बोल देता हूँ। अप्रोच का केस है, अप्रोच का केस है और सोर्स मूविंग है। गुड, लिसनर स्टेशनरी है। और ये रिसीड का केस है। अप्रोच के केस में डिस्टेंस कम होता है, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। सही है ना? पक्का पक्का, न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यस, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? उल्टा। गुड, अब ध्यान दोगे तो मैट्रिक बना दूंगा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। इफ यू पे अटेंशन, तो पे अटेंशन, नहीं तो फिर स्टेप्स बढ़ जाएंगे आपके। फिजिक्स में परसेंटेज चेंज इन एनी क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन एनी क्वांटिटी इज द फाइनल वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल इनटू 100। बराबर? तो अभी तुमको F1 माइनस F2 लिखना है या F2 माइनस F1 लिखना है, वो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, इनिशियल तो अप्रोच हो रहा था ना, तो फिर F2 माइनस F1 अपॉन F1 इंटू 100। अब क्या करना है, इधर ऐसा करना, F2 बाई F1 माइनस 1, F1 बाई F1 हो गया 1। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर मैं रेशो लेता हूँ तो Vn तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, मेरे कैलकुलेशंस कम हो रहे हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 1, और मैं F2 बाई F1 यही कर लेता हूँ। F2 बाई F1 कर लिया तो ये हो गया V अपॉन V प्लस VSN अपॉन V माइनस VSN। इसके बाद से याद रखना तुमको एक और
मैंने फॉर्मूला बना के दे दिया है। अगर अप्रोच ये ऊपर रिसीड है, नीचे अप्रोच है, तो रिसीड बाय अप्रोच इज v माइनस वी एस अपॉन वी प्लस वी एस। रिसीड बाय अप्रोच, या फिर अप्रोच बाय रिसीड करना है तो v प्लस वी एस अपॉन v माइनस वी एस बेटर रहेगा। अप्रोच बाय रिसीड कर लो, अप्रोच फ्रीक्वेंसी अपॉन रिसीड फ्रीक्वेंसी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, उल्टा उल्टा। ये रिसीड बाय अप्रोच है ना, अगर अप्रोच बाय रिसीड करते हो तो क्या होता, v प्लस वी एस अपॉन v माइनस वी एस। अगर ये याद रह गया, 2-3 क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएंगे जस्ट बाय लुकिंग एट द वैल्यूज। तो ये मिल गया, अब ये मिल गया तो तुमको इसमें से वैल्यूज डालनी है, f2 by f1। डिड दे गिव यू वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड 320 माइनस कितना 20 अपॉन 320 प्लस कितना 20, ये कितना हो गया 300 बाय 340। हाउ मच इज दिस रेशो? 15 by 17, 15 by 17. So therefore you have percentage change in frequency as 15 by 17 minus 1 into 100, which is minus 2 by 17 into 100, बराबर 12%, that's 12%। 200 बाई 17 कितना होता है? अरे 17 इंटू 10 कितना होता है? 170। 17 इंटू 2 कितना होता है? 34। 34 तो 204 बाई 17 होता तो कितना होता? 12% होता। ये 12 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा कम है तो ठीक है। और माइनस क्यों आया? क्योंकि अप्रोच के केस में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, और जब क्रॉस करके गया रिसीड में कम है, तो डेफिनेटली फाइनल वैल्यू इज लेस देन इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल माइनस इनिशियल तुम कर रहे हो तो नेगेटिव ही आने वाला है, तो 12% से फ्रीक्वेंसी कम हो गया, 12%। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। Two waves are traveling in a pipe placed along x-axis as r, ठीक है। दो वेव्स का इक्वेशन है, a cos 0.5 pi x minus 100 pi t and a cos 0.46 pi x minus 92 pi t. Find the number of times intensity is maximum in time interval of 1 second. Number of times intensity is maximum मतलब number of waxes you hear per unit time, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी। तो घुमा फिरा के बीट फ्रीक्वेंसी पूछा है, क्वेश्चन सिंपल है, घुमा फिरा के बीट फ्रीक्वेंसी पूछा है आपको। आपको पता है, यू नो, ऑफ कोर्स यू नो, दिस इज ओमेगा 1, यू नो दिस इज ओमेगा 2, तो यू नो ओमेगा 1 इज 100 पाई, सो 2 पाई n1 इज 100 पाई, so n1 is 50 pi, omega 2 is 92 pi, that is 2 pi, n2 is 92 pi, which means this is 1 and this is how much 46। तो n2 मिल गया 46, n1 मिल गया 50, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना होता है n1 माइनस n2, 50 माइनस 46, तो 4 टाइम्स इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम इन 1 सेकेंड। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, a police car with a siren of frequency 8 kilohertz is moving with uniform velocity 36 km per hour towards a tall building which reflects the sound waves. The speed of sound in air is 320 meter per second. The frequency of the siren heard by the car driver is। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। This is, let us say, the road. This is, let us say, the tall building. Then you have a police car which is moving towards the tall building. पुलिस कार। तो दो केसेस बनेंगे इसमें। केस 1 में दो केसेस हैं इसमें। केस 1 में हु इज सोर्स, सोर्स इज कार, हु इज द लिसनर, लिसनर इज द बिल्डिंग, राइट। कार मूविंग टुवर्ड्स बिल्डिंग, कार मूविंग टुवर्ड्स बिल्डिंग, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी f1, हु इज एट रेस्ट, लिसनर इज एट रेस्ट, बिल्डिंग कैन नॉट मूव,
तो ऊपर भी आएगा, नीचे भी वी एस आएगा, और क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है तो न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा इनटू द रियल फ्रीक्वेंसी है। ये हो गया, गुड। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरन हर्ड बाय द कार। अब यहाँ से यहाँ तक वेव पहुंचा, यहाँ फ्रीक्वेंसी था n, यहाँ पहुंचते पहुंचते हो गया f1। अब सेकंड केस में इस बिल्डिंग ने ये f1 फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट कर दिया और यहाँ पे वापस आके पहुंच गया f2। तो केस टू में सोर्स कौन है, कौन है सोर्स, बिल्डिंग है। और लिसनर कौन है, कार का ड्राइवर। तो इस केस में F2 इक्वल्स टू ऊपर V VL नीचे V, क्योंकि इस केस में सोर्स इज एट रेस्ट, इनटू विच फ्रीक्वेंसी F1। मैं शॉर्टकट ट्रिक फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे कैलकुलेशन का टाइम बचेगा तुम्हारा। फॉर्मूला बना लो एक बार का, वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर लो इसको। डिस्टेंस कम हो रहा है मतलब ऊपर प्लस है, तो F2 इक्वल्स टू V प्लस VL अपॉन V इंटू F1। लेकिन F1 खुद क्या है F1, V माइनस VS इंटू N। अब थोड़ा चेंज करता हूँ इसमें, गलत कुछ नहीं है, ऑल करेक्ट, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज राइट। थोड़ा सा चेंज क्या करता हूँ वो देख लो। पहले केस में हु वाज द सोर्स कौन था, अरे कौन था, कार। दूसरे केस में लिसनर कौन है, कार। कौन है, कार। तो अब यहाँ पे भी VC, यहाँ पे भी VC VV हो गया कैंसिल। तो अगली बार से जब ऐसे क्वेश्चन आए ना कि जो सोर्स है वो एक स्टेशनरी बिल्डिंग, स्टेशनरी वॉल, स्टेशनरी क्लिफ की तरफ जा रहा है और वो ही सुन रहा है वापस रिफ्लेक्टेड साउंड को, तो जो सोर्स था वही लिसनर है, सिर्फ साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो अगले टाइम से ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा ये फॉर्मूला लगा के खत्म करना, V प्लस वी सी अपॉन V माइनस वी सी इंटू एक्चुअल फ्रिक्वेंसी। अगर एक क्वेश्चन था रॉकेट का, सेम क्वेश्चन था V प्लस वी आर अपॉन V माइनस वी आर इंटू एन। तो ये अब इसके बाद से इस टाइप के क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हाउ मच इज V, 320 आई गेस, 320 दिया है क्या, यस। और स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। VC is 36 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच इज इट इज इन मीटर पर सेकेंड, 10 36 into 5 by 18, 1 and 2 that is 10 मीटर पर सेकेंड, तो that is 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा F2 आपका V 320 प्लस 10 अपॉन 320 माइनस 10 इंटू व्हाट इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, 8 किलोहर्ट्ज। 8 किलोहर्ट्ज तो ये हो गया 330 बाई 310 इंटू 8 किलोहर्ट्ज। गुड, कैंसिल 33 बाई 31 इंटू 8, बताओ 8.5। 8.5 after calculation you get this to be 8.5 kilohertz. We'll jump to next question which is 17 question easy है, damn easy, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। और ये क्यों ले रहा हूँ, 2019 वेरी रिसेंट PYQ, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, नथिंग। A traveling harmonic wave is represented by the equation y of xt 10 raised to minus 3 sine of 50t plus 2x, where x and y are in meter, t is in second. Which of the following is correct statement about the wave? पहले तो बताओ ये जो वेव है is it traveling towards positive x axis or negative x axis? नेगेटिव। और आपको पता है ये कौन है, पता है ये कौन है, ये ओमेगा है, ओमेगा, यस यू नो। ये कौन है, क्यों है पता है, के, पता है कौन है ये, के। आपको पता है V कैसे फाइंड करते हैं, V का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है ओमेगा बाई के। अब बोलोगे ये कहाँ से आया, बता दो कहाँ से आया। व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई n। व्हाट इज के, 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई कैंसिल, लैम्डा गया ऊपर। व्हाट इज n लैम्डा, इट इज V, राइट। तो सीधा क्या करना था,
आपको सिर्फ ओमेगा बाय के यूज करके फाइंड करना था स्पीड। ओमेगा की वैल्यू 50 है, के की वैल्यू 2 है, तो 25 मीटर पर सेकेंड है और वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? स्टेटमेंट बी, द वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ये शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं पता होते, इसके लिए क्वेश्चन लिया कि शॉर्टकट ट्रिक है, डायरेक्टली ओमेगा बाय के कर लेना, डन। और 2019 का पीवाईक्यू है जेई मेंस का, टू सिंपल। अभी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई थिंक 18th। A resonance tube is old, ये 2019 का क्वेश्चन है। A resonance tube is old, has jagged ends. What is the jagged ends? Zigzag shape, right? Jagged ends. It is still used in laboratory to determine velocity of sound in air. A tuning fork of frequency 512 hertz produces first resonance. Very good. For the fundamental, मतलब lambda by 4 is the distance. Column length is lambda by 4. When the tube is filled with water to a mark of 11 centimeter below a reference mark, okay, near the open end of the tube. ओपन एंड पे एक मार्किंग था, उस मार्किंग से 11 सेंटीमीटर नीचे पानी है, मतलब एयर का कॉलम सिर्फ 11 सेंटीमीटर का है, उसके नीचे पानी है। गुड। The experiment is repeated with another tuning fork of 256 hertz frequency, which produces the first resonance, third harmonic। क्योंकि क्लोज ट्यूब है, फर्स्ट रेजोनेंस क्या बोला है? फर्स्ट रेजोनेंस बोला क्या? फर्स्ट रेजोनेंस। पहले भी क्या था? फर्स्ट रेजोनेंस। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये भी। फर्स्ट रेजोनेंस इज फंडामेंटल, सेकंड रेजोनेंस इज थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। तो फर्स्ट रेजोनेंस है व्हेन वाटर रीचेस अ मार्क ऑफ 27 सेंटीमीटर बिलो द रेफरेंस मार्क, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज ऑब्टेन्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट इज क्लोज टू। ठीक है, जिनको क्वेश्चन नहीं समझा बता देता हूँ क्वेश्चन। आपके पास एक रेजोनेंस ट्यूब है जो पुराना है और उसके जो एंड्स है वो जैग्ड एंड्स है, जिग जैग है, ऐसा खराब हो गया ना वो, ऐसा कुछ बराबर। आपको बोला है जब आपने 512 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोर्क यूज किया था और इसमें तुमने 11 सेंटीमीटर नीचे तक पानी भरा था, 11 सेंटीमीटर नीचे तक पानी भरा था, तब क्या मिला आपको? पहला रेजोनेंस मिला, फर्स्ट रेजोनेंस मिला, ठीक। मतलब फंडामेंटल, यू नो फंडामेंटल में क्या होता है, मतलब जैग्ड एंड्स का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कॉलम लेंथ ओपन एंड पे होता ही नहीं है। कॉलम लेंथ ओपन एंड के ऊपर होता है, तो जैग्ड एंड्स हो स्मूथ एंड्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलम लेंथ इज लैम्डा बाई 4 विच इज एल, और ये एल तुमको दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। देन यू नो व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अरे व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन दिस केस? V by 4L. You see lambda equals to 4L and V equals to n lambda, तो n is V by lambda, तो 4L. What is L here? Let's keep it in centimeter for a while. 11, तो कितना हो गया ये? 4 into 11, that is 44. तो V by 44, ठीक है। वो उसको मैंने सेंटीमीटर में ही रखा है फिलहाल, बाद में देख लेंगे। अभी क्या बोला है? अब बोला है कि जब हमने दूसरा फ्रीक्वेंसी यूज किया, दूसरा ट्यूनिंग फोर्क यूज किया, मैं अभी कंफ्यूज करूंगा तुमको, अभी तक किया नहीं है, आई विल मेक श्योर दैट यू आर लिटिल कंफ्यूज हियर। दूसरे केस में वाटर लेवल कितने मार्क तक गया? 27। ट्यूनिंग फोर्क कितना यूज किया? 256। ओके, वापस से क्या मिला? फर्स्ट रेजोनेंस मिला। क्या मिला? फर्स्ट रेजोनेंस मिला। मतलब फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे भी तुमको क्या मिली? फर्स्ट रेजोनेंस, दैट इज V by 4L, L2 इन दिस केस, ये L1 था, राइट? करेक्ट, गुड। तो हाउ डू यू फाइंड आउट स्पीड?
पहला क्वेश्चन। नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, ये ट्यूनिंग फोर 512 और 256 फ्रीक्वेंसी यूज कहाँ कर रहे हो? दिया है तो यूज करना है ना। पहले केस में कितना फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फोर का? 512। दूसरे केस में कितना है? 256। तो ये दोनों ट्यूनिंग फोर का फ्रीक्वेंसी यूज कहाँ हो रहा है? तो आई शुड राइट 512 हियर। ओके, तो V इज 44N1, तो 44 इंटू 512 डायरेक्ट ही आ जाएगा आंसर। फिर जब पहले केस से आंसर आ गया तो दूसरा केस दिया क्यों है फिर? बिकॉज यू आर सेइंग कि यहाँ पे 512 लिख देंगे, लिख दो, लिख दो, फिर लिख दो। फिर ये दूसरा केस यूज क्यों करना है? थिंक, you should always think column length is with end correction, is with end correction। तो ये हो जाएगा V अपॉन 4 ट्यूब लेंथ प्लस एंड करेक्शन। और यहाँ पे ये आएगा आपका V अपॉन 4 इंटू L2 प्लस एंड करेक्शन। तो अब यहां से आपको V मिल जाएगा, V का फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। या तो यू कैन ऑल्सो इफ यू वांट ऑफ कोर्स थोड़ा इसको मॉडिफाई करके लिख दो, चलता है। इसको मैं ऐसा लिखता हूँ L1 प्लस E इक्वल्स टू V अपॉन 4N1, और इसको लिखता हूँ मैं L2 प्लस E V अपॉन 4N2, और इन दोनों को मैं कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से 1 निकाल देता हूँ क्योंकि L2 बड़ा है, तो L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 E तो गया, और ये आ जाएगा आपका V बाई 4N2 माइनस V बाई 4N1। तो ये आ गया। मैं जानबूझ के भी कर रहा हूँ, ये बताता हूँ क्यों। कल एक फॉर्मूला यूज करवाया था, कल या परसों मैंने बताया था कि फॉर्मूला कैसा है वो बाद में बताऊंगा, I'll tell you, वो बाद में, मतलब अभी टाइम आ गया वो। तो इट इज L2 माइनस L1 V बाय 4 कॉमन आ गया, V बाय 4 कॉमन आ गया, 1 बाय N2 माइनस 1 बाय N1, करेक्ट। तो V इक्वल्स टू इसको यहाँ लाओ 4 L2 माइनस L1 अपॉन 1 बाय N2 माइनस 1 बाय N1। इफ यू रिमेंबर हमने ऐसा कुछ यूज किया हुआ है, इफ यू रिमेंबर किया ना सर, समझे नहीं? किया क्या यूज? किया है कहीं पे, चेक करना किया होगा। तो इसका कनेक्शन उसके साथ बन सकता है, कनेक्शन लगा और देखो व्हाट इज L2 वैल्यू 27 और व्हाट इज L1 11, लेकिन दोनों किस में थे? सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिए। व्हाट इज N2 वैल्यू? N2 256 और हाउ मच इज दिस? 512। तो ये हो गया आपका V इक्वल्स टू 4 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻² अपॉन, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, तो 2 बाई 512 माइनस 1 बाई 512, तो V इक्वल्स टू 4 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 1 बाई 512। सॉल्व कर लो इसको, तो V इक्वल्स टू 4 इंटू 16 इंटू 512 to the 9। अब आपके ऊपर है हाउ यू वांट टू डू कैलकुलेशंस, इट इज अप टू यू ऑफ कोर्स। इंटू 10⁻², ये जो 4 है ना 4, ये 2⁻2 है, 2⁻2 है। और ये जो था ना 2⁻9 जो लिखा, ये 512 था, तो मैं अभी अगले स्टेप पे ले लेता हूँ। ये 512 था, ये 16 है इंटू 2⁻9। मुझे कैलकुलेशन वैसा ही करना है तो मैं वैसा ही करने वाला हूँ। तो V इक्वल्स टू 2⁻11, you know 2⁻10 is 1024, you know 2⁻11 is 2048, so 2048 into 16 into 10⁻², बराबर। तो बताओ आंसर क्या आएगा? 16 to the 32,
32 के आसपास आएगा। तो एग्जैक्ट करेंगे, इसको दे दो 20.48 इंटू 16 कर लो। That's how I calculate. My way is very different. It is very different. 20.48 into 16. 327.68. 327.68 मतलब 328. 328 ऑप्शन नंबर सी।